आदित्य, हम स्टार्ट करें? जी मैम, जी मैम। ओके बेटा, मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ करंट अफेयर, और आज हम स्टार्ट करेंगे 1 फेब का। ओके मैम। फर्स्ट फेब 2025 से स्टार्ट करते हैं, और मैं टॉपिक वाइज कवर अप करूंगी, और जो भी नोट्स है वो मैं प्रोवाइड करूंगी आपको, ठीक है? ठीक है जो मैम। लिख नेक्स्ट क्लास से पीडीएफ मिल जाएगी आपको, पीडीएफ लेके मैं शेयर करूंगी, ओके? मैम। तो 1 फेब को सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज थी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के बारे में। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, फिर मैं इसमें बताऊंगी भी कौन सा क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या क्वेश्चन आएगा। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड क्या होते हैं? जो भी हमारे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंटली उनकी ओरिजिनल फॉर्म को क्या कर दिया जाता है, चेंज किया जाता है, ठीक है? पूरी इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू उसको पूरा चेंज कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं यूपीएफ। यूपीएफ मीन्स अल्ट्रा प्रोसेस फूड बोलते हैं, जब उसकी हम नेचर को चेंज कर देते हैं। तो फूड प्रोडक्ट्स that have changed that have changed through इंडस्ट्रियल प्रोसेस, जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू हम लोग चेंज कर देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स। इसमें करते क्या है कॉमन, जैसे फ्लेवरिंग एजेंट्स हम यूज करते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर। आप कहोगे मैम कैसे करते हैं, तो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डालते हैं। आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, जो कलर्स वगैरह आते हैं खाने में, फूड कलर्स। प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, जो भी खाना सड़ने से बचाने के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए। स्वीटनर्स डालते हैं, उनकी स्वीटनेस बढ़ाने के लिए। और अदर दूसरे एडिटिव्स डालते हैं, और दूसरी चीजें डालते हैं, और इमल्सिफायर डालते हैं। इमल्सिफायर मीन्स जो भी इमल्सिफिकेशन प्रोसेस में, जो कि फर्दर प्रोडक्ट आगे और ज्यादा प्रोसेस हो जाए, जिसमें और ज्यादा क्या कर देते हैं हम, सॉल्ट वगैरह, स्वीट वगैरह ऐड कर देते हैं, जिससे उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए और उनके टेक्सचर बढ़ जाए। मैंने अभी आपको ये बताया कि अल्ट्रा प्रोसेस फूड क्या होते हैं। अब ये न्यूज में क्यों आया, क्योंकि इस खाने से क्या हो रहा है, क्रॉनिक प्रॉब्लम हो रही है, क्रॉनिक हेल्थ डिजीजेस, जैसे हार्ट फेलियर, क्रोनिक हेल्थ डिजीजेस, जैसे हार्ट फेलियर वगैरह हो गया, ओबेसिटी, जो आजकल लोग मोटे दिख रहे हैं, मोटापा जो है वो ओबेसिटी इसी की वजह से है। डायबिटीज, जो शुगर है लोगों को, वो भी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स की वजह से है। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसमें क्या होता है, इसका जो जब कलर है, इसमें हाई लेवल ऑफ शुगर को, शुगर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसमें अंदर फैट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और सॉल्ट ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है? इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो लो होती है, मतलब अपने आप में इसके अंदर न्यूट्रिशन क्या होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। मतलब इसकी कोई भी, ये आपको पोषण तत्व नहीं देता, कोई भी आपको पोषक तत्व नहीं देता। और ये हमारा इसके अंदर सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, जिससे कि खाना और ज्यादा टेस्टी हो जाए। सपोज मैं एग्जांपल लूं, जैसे हम आलू टिक्की है, घर में आलू टिक्की बनाते हैं तो वो इतनी क्रिस्प नहीं बनती, बट इन कंपैरिजन टू मार्केट, मार्केट में क्रिस्प बनती है, क्योंकि मार्केट के अंदर उसके अंदर क्या डाला जाता है, कॉर्न स्टार्च डाला जाता है, जिसकी वजह से वो क्रिस्प आ जाता है और वो खाने में ऐड कर देती है फ्लेवर। बट दैट स्टार्च इज वेरी डेंजरस फॉर आवर हेल्थ, जिसकी वजह से हमारे फूड पाइप ब्लॉकेज हो जाती है, ओबेसिटी हो जाती है, और दूसरी बीमारियां हो जाती है। जो हमारा क्या बोलते हैं, लिवर है, वो काम करना बंद कर देता है, और जो हमारी बॉडी में इंसुलिन प्रोडक्शन होता है वो भी क्या हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है, ठीक है? अब इसमें क्या है कि अल्ट्रा प्रोसेस फूड के बारे में, इसको इशू कौन करता है, इसका हेड कौन है, आईसीएमआर। आईसीएमआर क्या होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अच्छा, यूपीएफ में क्या क्या चीजें, सबसे फेवरेट चीज जो लोग, शहर के लोग बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं,
यूपीएफ में क्या इंक्लूड करता है? ब्रेड, ब्रेकफास्ट सीरियल, जैसे ब्रेकफास्ट सीरियल में क्या आएगा, जैसे लोग ये खाते हैं, क्या बोलते हैं, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह, ठीक है, केक्स, चिप्स, बिस्किट्स, फ्राइज, जैम्स, सॉसेस, मेयोनीज, ये सारे किस में आते हैं? अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स में आते हैं। ठीक, जो प्लांट बेस्ड मीट है, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, हेल्थ ड्रिंक्स हैं, ये सारे किस में है? अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में आते हैं। इनके अंदर क्या होता है? कुकिंग ऑयल्स, रिफाइंड शुगर, सॉल्ट एंड स्पाइसेस को यूज किया जाता है। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है पेपर में? व्हाट, हाउ डू यू नो इफ अ फूड इज प्रोसेस्ड? आपको कैसे पता चलेगा कि खाना प्रोसेस्ड है? हाउ यू डू यू कम टू नो? आपको इस चीज के बारे में कैसे पता चलेगा कि खाना अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है? जिसके अंदर सॉल्ट ज्यादा होगा, ये एरो अपवर्ड शो कर रहा है तो मतलब इंक्रीज, सॉल्ट ज्यादा होगा, शुगर ज्यादा होगी, और सैचुरेटेड फैट्स होंगे। क्या होंगे? सैचुरेटेड फैट्स। यहां तक क्लियर है? सैचुरेटेड फैट्स क्या होते हैं? अगर आपने जी केमिस्ट्री का क्लियर है कुछ मैम। याद, क्लियर है? सैचुरेटेड फैट्स क्या होते हैं बेटा? आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। सैचुरेटेड कार्बन्स उन कार्बन्स को बोलते हैं जिनके अंदर क्या होती है? सिंगल चेन होती है, सिंगल, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। आप पीसीएम साइड से होंगे तो आपने ये पढ़ा होगा। जो कि डिसॉल्व नहीं हो पाते उनको हम कहते हैं सैचुरेटेड, जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिन कार्बन एटम में। तो इनमें ये जो है, सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं तो ये जो फैट्स हैं ये डिसॉल्व नहीं हो पाते बॉडी के अंदर, और ये बॉडी में कोगुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे होने लगते हैं, और जैसे ही ये कलेक्ट हो जाते हैं उसकी वजह से बंदा ओबेस हो जाता है, मोटापा आ जाता है। ठीक है, इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? 5 इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में कहा जाएगा। मेन इंग्रेडिएंट्स ये याद रखने हैं। क्या कहेंगे? शुगर, जैसे मैंने ऊपर लिखा, सॉल्ट, ऑयल्स, फैट्स स्टेबलाइजर, fats stabilizers and preservative। आईसीएमआर से क्वेश्चन आ सकता है। आईसीएमआर क्या होती है? इट इज अ एपेक्स बॉडी। एपेक्स मींस हाईएस्ट बॉडी। एपेक्स का मींस होता है हाईएस्ट, सबसे ऊंची है, हाईएस्ट बॉडी इन इंडिया। फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ, फॉर द फॉर्मुलेशन मींस बनाने के लिए, फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन, कोऑर्डिनेट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, किसका? प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च। बायोमेडिकल रिसर्च का प्रमोट करने के लिए जो हाईएस्ट बॉडी है वो हमारी कौन सी है? आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये था हमारा अल्ट्रा प्रोसेस फूड के बारे में जो अभी न्यूज में था। अच्छा, एक क्वेश्चन पता होगा सबसे इंपॉर्टेंट, कि 1 फरवरी को और क्या आया था? 1 फरवरी को बजट आया था हमारा। जी मैम। फर्स्ट को रिलीज होता है ना बजट, तो बजट की क्लास बिल्कुल हम डिफरेंट लेंगे, टोटली अलग क्लास होगी बजट की, जिसमें बजट की पूरी पीडीएफ मिलेगी, उसको एक्सप्लेन करूंगी बजट में क्या क्या था, क्या क्या चीजें आई हैं, कौन सी बड़ी है, क्या कम हुआ है, वो सारी होंगी। ठीक है, ठीक है मैम। ये यहाँ तक एक्सप्लेन हो, समझ में आ गया यूपीएफ क्या होता है? जी मैम समझ आ गया। अब आप पता लगा सकते हो, अगर खाने में पता चलेगा कि खाने में ये यूपीएफ वाला खाना है कैसा है, हमें पता चल जाएगा कि जिसके अंदर शुगर ज्यादा होगी, सॉल्ट ज्यादा होगी, इंग्रेडिएंट पड़ेंगे ऑयल, फैट, स्टेबलाइजर, प्रिजर्वेटिव्स, दैट इज यूपीएफ। क्लियर? जी मैम। नेक्स्ट है जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन। क्या होता है जियो? आपको टोटली अगर अलग लगे तो घबराना नहीं बेटे, क्योंकि ये सीडी का दूसरा पार्ट है, मतलब ये 3rd फ्लोर की बात कर रहे हैं जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको मैं बताऊंगी, जैसे ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी तो जो मेरा ज्योग्राफी का टॉपिक है वो मैं कैसे लिंक कराऊंगी आपको कि ये वाला टॉपिक हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ये आपको वहां पे एड ऑन करना है। ठीक, क्लियर? तो घबराना नहीं, ये चीजें यहीं से समझ लेना, इसलिए मैं पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है मैम।
जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन क्या होती है? ये अभी हमारे इकोनॉमिक सर्वे में आया था, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2024 and 25, दैट ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के ग्लोबली जो है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो रहा है विद जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन इज रिप्लेसिंग ग्लोबलाइजेशन। जियो इकोनॉमिक, पहले बता दूं मैं जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन होता है क्या है, व्हाट इज दिस? इसे हम बोलते हैं एक तरह से पॉलिसी ड्रिवन रिहर्सल, पॉलिसी ड्रिवन रिवर्सल ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बहुत भारी टर्म्स है ये। पॉलिसी ड्राइवर रिवर्सल मतलब जो गवर्नमेंट की पॉलिसी आ रही है, ये टॉपिक रिलेट करता है आपका इकोनॉमिक्स से, ठीक है। तो जो आपकी पॉलिसी आ रही है, ग्लोबल इंटीग्रेशन की बात करें हम, ग्लोबल मार्केट की बात करें, ग्लोबल वर्ल्ड की बात करें, तो ग्लोबल वर्ल्ड के रिगार्डिंग जो भी आप इकोनॉमिक पॉलिसीज आ रही है वो जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन के अंडर आएंगी। इसमें क्या है, डिफरेंट कंट्रीज की क्या हो रखी है, पार्टनरशिप हो रखी है, कंट्रीज पार्टनरशिप, ये आपकी कंट्रीज की पार्टनरशिप है। किस पे बेस करती है? बेस्ड ऑन जियो पॉलिटिकल अलाइनमेंट, जियो पॉलिटिकल अलाइनमेंट पे बेस करती है। जियो पॉलिटिकल अलाइनमेंट का मतलब है जब हम किसी से ज्योग्राफी के थ्रू और फिर उसके बाद पॉलिटिक्स के थ्रू जुड़े हुए हों, तब हम उसे बोलते हैं जियो पॉलिटिकल अलाइनमेंट। सपोज आप जो हो, आप मध्य प्रदेश से हो और मैं भी मध्य प्रदेश से हूँ, तो हमारी दोनों की जो लैंड है, वो ज्योग्राफी है, वो सेम है, और जब हम पॉलिटिक्स मुद्दे की बात करेंगे, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड जियो पॉलिटिकल अलाइनमेंट। तो जो कंट्रीज की पार्टनरशिप होती है पॉलिटिकल अलाइनमेंट के बेसिस पे, उसे हम जियो पॉलिटिकल अलाइनमेंट बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हमें फायदा हो रहा है, उस कंट्री से क्या फायदा हो रहा है, वो हमारी इकोनॉमी में कितनी हेल्प करेगा, वो कितना काम करेगा, ये सब किस में आता है, जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन में आता है। तो इसमें किस किस की चीज की बात करेंगे हम, ट्रेड की, कितना व्यापार हो रहा है, कैपिटल कितनी है, कैपिटल बोले तो मशीनरी, कि मशीनरी कितनी है, एंड माइग्रेशन फ्लो, कितना माइग्रेशन फ्लो है। माइग्रेशन फ्लो का मतलब है कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं। जैसे करंट सिचुएशन अगर आप देखो, जैसे कनाडा है, अभी तो फिलहाल की सिचुएशन बहुत ज्यादा बेकार चल रही है, पर एक एग्जांपल मानते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ इंडिया आ रहे हैं और वहां से यहाँ से इंडिया से कनाडा जा रहे हैं वर्क करने के लिए। तो ये किसका बात बता रहा है, जियो पॉलिटिकल अलाइनमेंट की बात करा रहा है, बता रहा है। और ये ट्रेड कैपिटल माइग्रेशन की बात बता रहा है। तो इसमें तीन हमारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, ट्रेड, कैपिटल और माइग्रेशन। क्लियर है? जी मैम, अब क्लियर है। इसके इफेक्ट्स क्या है, इकोनॉमिक पे इसके इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं? अगर ऐसा है, सपोज मैं और तुम, हम दोनों कनेक्टेड हैं सपोज ट्रेड के थ्रू, ठीक है। तो अगर हम जी आपस में, हमारे संबंध खराब होते हैं, तो हमारा इफेक्ट क्या होगा ट्रेड पे? हमारा ट्रेड क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, खराब हो जाएगा, हो जाएगा। फिर हमारा क्या होगा, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बात करें तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जैसे नरेंद्र मोदी है, तो नरेंद्र मोदी क्या करते हैं आजकल, कि नरेंद्र मोदी इतने इन्फ्लुएंशियल लीडर क्यों है, मोदी जी इतने इन्फ्लुएंशियल लीडर क्यों है? क्योंकि वो वर्ल्ड के साथ अपने आप को क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। वो दूसरे के जी यहाँ जा रहे हैं, वो दूसरा उनके यहाँ आ रहा है, दूसरी कंट्री के लोग आ रहे हैं, हम जियो पॉलिटिकल रिलेशन बना रहे हैं आपस में। तो उससे क्या होता है कि जो कंट्री से बाहर से एक्सपोर्ट होना है, जो इंपोर्ट होना है, वो सारी चीजें क्या हो जाती हैं, कंट्रीज में आ जाती है। उससे हमारा क्या होगा, जीडीपी बढ़ेगा। जब जीडीपी बढ़ेगा, हमारी कंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉस्पर हो जाएगी। तो यहीं पे बात करेंगे, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स क्या हो जाती है, बूस्ट हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद जियो पॉलिटिक्स स्ट्रैटेजी, जियो पॉलिटिक्स स्ट्रैटेजी का मतलब है, अच्छा एक बात सोचो अपने आप, कि पूरी दुनिया इंडिया की तरफ क्यों आ रही है?
पूरी दुनिया इंडिया की तरफ आ रही है, इंडिया इंडिया इंडिया, सब इंडिया इन्फ्लुएंशियल क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडिया में जो यूथ है, जो यूथ पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है, जो 60% यूथ पॉपुलेशन इंडिया में क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो 2030 तक जो इंडिया का यूथ होगा वो 60% होगा, जो कि एक वर्क फोर्स की तरह काम करेगा। और जब वो काम करेगा तो जब कहीं पे भी आप सर्विस लोगे वो आपके बदले में पैसा देंगे, जब पैसा देंगे तो वो हमारे जीएनपी में इंक्लूड हो जाएगा और हमारा जीडीपी भी बढ़ेगा, कंट्री का बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, हमें वर्क फोर्स मिलेगा। तो इसलिए क्या हो रहा है कि हम सारे जो स्ट्रैटेजिकली है इंटरनेशनली जो है वो बूस्ट कर रहे हैं किसको, जियोपॉलिटिक्स को। क्लियर है बेटा? फिर हम बात करेंगे इफेक्ट्स इसके क्या हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी खराब होगी, जो मार्केट है, जो हमारी चीजों को मार्केट विदेश में मिला हुआ है वो मार्केट हमें नहीं मिलेगा, तो हमारा जो विदेश का मार्केट होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अगर हमारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन खराब होती है इन केस। ठीक, हमारा फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाएगा। आपको पता है कि हम क्या बोलते हैं, अगर जैसे कोई हमारा अच्छा रिश्तेदार होता है, बहुत अच्छा, जो घनिष्ठ मित्रता होती है जिस रिश्तेदार से, तो कभी हम डीड में होते हैं, कभी हमें जरूरत होती है, तो इन डीड में हम क्या करते हैं, उससे हेल्प ले लेते हैं कि भाई हमें सब फिर फाइनेंशियली सपोर्ट कर दो। तो ऐसे ही इंडिया क्या है, जब इंडिया अपनी सारे कंट्रीज के साथ दोस्ती बना के रखेगा, तो जब इंडिया को अगर नीड पड़ेगी तो इंडिया उनसे हेल्प मांग सकता है, वो उनकी हेल्प के लिए मना नहीं करेंगे। तो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम पे भी क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, अगर हमारा कैपिटल इंटरनेशनल इकोनॉमी में जो हमारी पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स अगर मजबूत नहीं है। अच्छा, इसमें बैरियर्स क्या होते हैं, कि हमारी कंट्री को बैरियर्स क्या पड़ रहे हैं। सपोज जैसे चाइना है, मैं यहाँ चाइना की बात बताऊं, तो चाइना है, चाइना जो अपने यहाँ से एक टॉय को बनाता है और उस टॉय की कॉस्ट सपोज चाइनीज रुपीज में 10 रुपीज की है। चाइना में अगर आप वो टॉय लोगे 10 रुपए का है, इंडिया में जब वो एंटर करेगा उसके ऊपर टैक्स लग जाता है, जब टैरिफ लग जाता है, टैक्स को हम टैरिफ भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब इंडिया में उसमें टैक्स लग जाता है, टैरिफ लग जाता है, तो वो 10 रुपए का टॉय कितने का हो जाता है, 70 रुपीज का सपोज। ठीक, इंडिया में वही सेम टॉय क्या हो रहा है, वो इंडिया में 100 रुपए का है, जो अपना है, मेड इन इंडिया में। ठीक है, तो क्या होगा कि इंडियंस जो है वो 100 रुपए का टॉय ना लेके कौन सा लेंगे, 70 रुपए वाला टॉय लेंगे, जिसकी वजह से चाइना की मार्केट इंडिया में क्या हो रही थी, बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो रही थी। तो जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट थी वो खत्म हो रही थी, और जो हमारी जो फॉरेन मार्केट थी वो बहुत ज्यादा बूस्ट अप हो रही थी। जब हमारी फॉरेन मार्केट बहुत ज्यादा बूस्ट हुई, इंडियन मार्केट खत्म हो गई, तो हमारी गवर्नमेंट ने सोचा कि हमारे जो कंट्री के लोग हैं वो तो उससे भाई इफेक्ट होगा, उनको उनका काम खराब हो जाएगा। अब हमारी गवर्नमेंट ने किया, टैक्स ऑन टैक्स लगा के चाइना पे टैरिफ जो था बहुत ज्यादा लगा दिया। अब उनका टॉय सपोज 200 रुपए का बिकने लगा, तो उनका 200 रुपए का टॉय कोई नहीं खरीदेगा। वो कैसे कर सकती है, वो गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है। कैसे, टैरिफ लगा के, टैक्स लगा के। तो अब इंडियन चीजें बिकेंगी 100 रुपीज में, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। अब मेड इन चाइना नहीं मार्केट में सेल होगा। तो ये गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी होती है बैरियर्स लगाना। इनको हम क्या कहते हैं बेटा, बैरियर्स। जब हम टैक्स लगाते हैं, या हम उसको टैरिफ भी बोलते हैं, जब हम इनको लगाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, बैरियर्स। ठीक है, कुछ नॉन टैरिफ बैरियर भी होते हैं। जो नॉन टैरिफ बैरियर मतलब सपोज कोई कंट्री है बहुत ज्यादा वीक है, उसे अपने सामान, उसे भी हमें बूस्ट करना है, या हमारी कोई फ्रेंड है, तो हम उसके चीजों को, उसके चीजों पे कम टैक्स लगा देंगे और अपने मार्केट में उसको स्पेस दे देंगे। तो ये था जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन, जो हमें दिया था। ट्रेडिंग चैनल के बारे में बात करी थी, और इसमें आउटफ्लो की बात करी थी, और जीडीपी की, और क्या क्या इसमें। तो आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये वर्ड याद करना है। इकोनॉमिक सर्वे में जियो फ्रेगमेंटेशन में वापस से जब हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक सर्वे की अलग क्लास होगी, जब उसमें डिस्कस करेंगे तब बात बाद में करेंगे। तो जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन आपको याद रखना है, ये किसके टर्म में है। जियो मीन्स होता है अर्थ, अगर मैं यहाँ ज्योग्राफी लेके आऊं तो जियो मीन्स होता है अर्थ, फ्रेगमेंटेशन होता है डिवाइड। अगर आपके यूपीएससी में क्वेश्चन आया जियो फ्रेगमेंटेशन वर्ड लीड्स टू विच कंडीशन, 4 देखें ऑप्शन, आप क्या करोगे, अर्थ से रिलेटेड ऑप्शन को टिक मार दोगे, वो पक्का अर्थ से रिलेटेड ऑप्शन देंगे। ठीक, अगर आपको ये पता है जियो फ्रेगमेंटेशन अर्थ से रिलेटेड नहीं है, इट इज रिलेटेड टू ट्रेड, इंटरनेशनल इकोनॉमीज, तो आप आंसर टिक मारोगे। सिर्फ यहां से एक ही क्वेश्चन यही बनता है और यही आएगा, इसमें और पॉसिबल चांसेस नहीं है। ये क्लियर है आदित्य आपको?
जी मैम क्लियर है। कुछ पूछना तो नहीं है? नहीं मैम कुछ नहीं पूछना। ओके, नेक्स्ट है हमारा, ये वाली न्यूज यहाँ खत्म हो गई है। खर्दिस्तान रीजन, इट्स रिलेटेड टू ज्योग्राफी, और उसी के हिसाब से मैं आपको डील करूंगी। खर्दिस्तान रीजन की बात करें, इंडिया ने अपने शिपमेंट भेजे हैं मेडिकल सप्लाईज के लिए खर्दिस्तान रीजन में, और खर्दिस्तान रीजन है कहाँ पे? इराक में। अब आपका काम क्या है, जो होमवर्क में है, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे मैंने खर्दिस्तान रीजन करा, इट इज अ मैप बेस्ड क्वेश्चन। तो आप जाओगे, अपनी एटलस ओपन करोगे, एटलस ओपन करके वहां पे देखोगे खर्दिस्तान रीजन कहाँ है इराक में, उसके आसपास कौन से सीज हैं, उसके पास पास क्या ओशन पड़ रहा है, उसके पास की क्लाइमेट कैसी है, वहां क्या कौन सी कंट्री से बाउंड्री है। सपोज बीच में खर्दिस्तान है, यहाँ पे कौन सी कंट्री है, यहाँ पे कौन सी कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री तो नहीं है कि कंट्री यहाँ पे लॉक और जाने का रास्ता नहीं हो, किसी और कंट्री से जा रहे हो। तो ये वाला काम जो है कहाँ से कंप्लीट करना है हमने? एटलस से। मैं आपको इसकी वो दूंगी अभी ब्रीफ, बट लेकिन आपको भी जाके एटलस में चेक करना है। ओके, जी मैम। यहाँ पे कौन रहते हैं मेनली? खुर्द रहते हैं। खुर्द मतलब जैसे एक कास्ट होती है, ट्राइब होती है, तो यहाँ कौन रहते हैं? खुर्द्स रहते हैं, तो इसलिए इसका रीजन का नाम क्या पड़ा? खुर्दिस्तान। ठीक है, ये पहली बात। प्लेट्यू है, और प्लेट्यू भी क्या है? एक्सटेंसिव, मतलब पूरे में फैला हुआ है। ठीक, माउंटेन एरिया है, यहाँ पे पहाड़ है, तो मतलब पहाड़ है तो इंपॉर्टेंट है, पहाड़ों को भी देखना पड़ेगा। ठीक, फिर उसके बाद ये कौन से पार्ट में लाई करता है? ज्यादातर ईस्टर्न टर्की के पार्ट में लाई करता है। किस पार्ट में? ईस्टर्न टर्की के पार्ट, जिसे हम नदर्न इराक में भी बोलते हैं, एंड वेस्टर्न इराक, और इसका जो छोटा सा पार्ट है, मतलब देखो कितनी सारी से बाउंड्री बना रहा है, जो इसका स्मॉलर पार्ट है वो हमारा कहाँ लाई करेगा? स्मॉलर पार्ट्स ऑफ नर्दर्न सीरिया एंड आर्मेनिया। इसकी मैं टेंशन नहीं लेना, जो लिखा जा रहा है लिख लो, नहीं लिखा जा रहा है इट्स ओके, क्योंकि मैं सबकी पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी आपको पीडीएफ की फॉर्मेट में। ठीक है, सारे रीजन की वहां पे हाईलाइट करके क्वेश्चंस भी, जो भी क्वेश्चंस है। तो खर्दिस्तान जो है, कुर्द रहते हैं, एक्सटेंसिव प्लेट्यू है, माउंटेन है, ईस्टर्न टर्की के पार्ट में भी लाई कर रहा है, नदर्न इराक में भी लाई कर रहा है, एंड वेस्टर्न इराक में। कुछ पार्ट इसका सीरिया में है, और कुछ पार्ट इसका कहाँ पे है? आर्मेनिया में है। इज इट ओके? सबसे इंपॉर्टेंट, इसकी कैपिटल क्या है? तो कैपिटल का भी हमें पता चलना चाहिए। कैपिटल क्या है? एरबिल। इट्स कैपिटल इज एरबिल। और यहाँ पे गवर्नेट्स कौन है? गवर्नेट्स जो हैं आपके वो है एरबिल, सुलेमानिया, सुलेमानिया, ढोक, ये जगह है जहां पे गवर्नेट्स रहते हैं, एंड हलाब्जा, एंड हलाब्जा। ठीक, माउंटेन्स, जो इसमें माउंटेन सिस्टम है, वो माउंटेन सिस्टम किसका है? जैगरोस। ये माउंटेन सिस्टम का नाम है जैगरोस, एंड एक्सटेंशन ऑफ, अब आपको ये अपने मैप में लोकेट करना है, जो भी आप एटलस देखोगे वहां पे मार्क करते चलोगे। जैगरोस एंड द एक्सटेंशन ऑफ द टॉरस। टॉरस याद करने का आसान तरीका है, क्योंकि हमारे ये साइन भी होते हैं, राशियां जिन्हें बोलते हैं हम, टॉरस। तो ये माउंटेन रीजन जैग्रोस का एक्सटेंशन पार्ट है। एक्सटेंशन पार्ट किसका है? टॉरस का एंड जैग्रोस। क्लियर है? क्लियर है मैम। अब इसको ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है ये भी हमें पता होना चाहिए। खुर्दिश लैंग्वेज, ट्राइब के नाम पे सब कुछ है। खुर्दिश
लैंग्वेज। ठीक है, अब ये न्यूज में क्यों आया, इंडिया और खुर्दिस्तान का क्या रिलेशन है, ये न्यूज में क्यों आया 1 फरवरी को, इसका मेन वो क्या है। अच्छा हाँ, इसमें पहले एक चीज वो रह चुकी है बेटा, रिवर्स कौन सी है, यहाँ पे रिवर्स भी इंपॉर्टेंट है। रिवर्स कौन सी है, टिग्रिस रिवर, टिग्रिस एंड ग्रेटर जैब रिवर्स, टिग्रिस एंड ग्रेटर जैब रिवर्स flow through this region, flow through this region। और यहाँ पे होता क्या है, एंड सपोर्ट एग्रीकल्चर, यहाँ पे एग्रीकल्चर होती है, एंड सपोर्ट एग्रीकल्चर। फाइन। इंडिया ने क्या किया था, इंडिया और खुर्दिस्तान ये न्यूज में क्यों आया, इंडिया एंड खुर्दिस्तान ये न्यूज में क्यों आया, ये इसलिए आया, इंडिया ने स्टैब्लिश किया था अपना एक कॉन्सुलेट, एक कॉन्सुलेट मतलब एक एडवाइजरी की तरह इंडिया ने स्टैब्लिश की थी इरबिल में। इरबिल इज द कैपिटल ऑफ कुर्दिश, एज आई हैव टोल्ड यू। इरबिल में इसने क्या किया था, स्टैब्लिश किया था अपनी कॉन्सुलेट, जो कि खुर्दिश रीजन में थी। कब की थी, अगस्त 2016 को। ठीक है, जिससे कि इसका जो क्या बढ़ सके, इनहैंस इकोनॉमिक एंड कमर्शियल टाई, मतलब इंडिया और इराक के बीच में कमर्शियली जो हमारे टाइज हैं वो क्या हो जाए, इनहैंस हो जाए, मतलब हमारे रिलेशन अच्छे हो जाए, मतलब हम बिजनेस वगैरह कर लें, इसलिए स्टैब्लिश किया था। तो इंडियन बिजनेसमैन ने इसमें पार्टिसिपेट भी किया, ट्रेड फेयर्स में, एग्जीबिशंस जो होती हैं, ट्रेड फेयर जो होते हैं, इसमें पार्टिसिपेट किया अरबिल और सुलेमानिया में अभी रिसेंटली। तो अरबिल और सुलेमानिया रीजन जो था, वहां पे देखा गया कि वहां पे वर्कर जो है, इंडियन वर्कर जो है वो क्या हो गए, इंक्रीज कर गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हुआ, इंक्रीज इन इंडियन वर्कर एज अ एम्प्लॉयड सेक्टर, इंक्रीज इन इंडियन वर्कर्स इंक्रीज हो गए, एम्प्लॉयड इन अ सेक्टर, जो सेक्टर में, पर्टिकुलर सेक्टर में क्या थे, एम्प्लॉयड थे, तो वो क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। जैसे आपकी किस किस जगह, किस सेक्टर में इंक्रीज, सच एज किस में हुए, स्टील मिल्स में, स्टील की मिल्स में, ऑयल कंपनीज में, एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। तो इन सब में क्या हुआ, वर्कर इंक्रीज हो गए। ठीक है, तो वर्कर जो इंडिया के थे उनका एप्रिशिएट किया गया इसमें रोल। तो अब ये वाला क्वेश्चन तो इतना रेलेवेंट नहीं है कि पेपर में आपसे पूछेगा, बट पेपर में ज्योग्राफी में डाल के ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिवर कौन सी है, एरिया कौन सा है, हेडक्वार्टर कौन सा है, या क्यों इसको एंटर किया गया था, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ये समझ आ गया हो तो मूव ऑन टू नेक्स्ट, थर्ड, रस्टी। अब ये है आपका इकोलॉजी का पार्ट, रस्टी स्पॉटेड कैट, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का पार्ट है। ये बिल्ली की वैरायटी है, रस्टी स्पॉटेड कैट। रस्टी स्पॉटेड कैट जो थी जंगल में मिली, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल के जंगलों में मिली ये कैट। इसकी खासियत क्या है, ये दुनिया की सबसे छोटी, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट कैट है, बहुत छोटी कैट है, लाइटेस्ट नोन कैट। ठीक, इसका साइंटिफिक नाम क्या है, प्रायन आइलुरुस, प्रायन आइलुरुस रुबिनजोरस, रुबिन रुबजिन ओसस, रुबिनजोस, ये इसका साइंटिफिक नाम है। इसको ऐसे ही साइंटिफिक नाम दिमाग में रखना है, कभी कभार पूछ लेता है, तो इसको दिमाग में रखना है। ठीक अच्छा, ये मिली कहाँ पे, कौन से जंगलों में मिली है, ड्राई डेसिडियस एंड सेमी डेसिडियस,
ड्राई डेसिडियस और सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट में, ये हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे या आपने पढ़ भी रखा होगा, जंगलों के टाइप इन नदर्न एंड सेंट्रल इंडिया। वेस्टर्न घाट्स, कच्छ, राजस्थान एंड नेपाल में भी है एंड श्रीलंका में भी है। वेस्टर्न घाट्स, यू नो व्हाट आर वेस्टर्न घाट्स? दिस जी इज मैम। इंडिया, पता है ना आपको? दिस जी इज मैम पता है। इंडिया, दिस इज माय इंडिया एंड दिस इज वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, ये ईस्टर्न घाट्स है, ये वेस्टर्न घाट्स है। मेरा इंडिया ट्रायंगल जैसी फॉर्म में होगा। इंडिया में 80% ऑफ द कैट्स, 80% ऑफ द कैट्स, बिल्लियों की सारी पॉपुलेशन में 80% कैट इंडिया के अंदर मिलती हैं। इसका वेट कितना होता है? 1.5 ग्राम, लेस देन 1.5 किलो से कम होती है। ठीक, और इसके अंदर ग्रे कलर्ड कोट होता है इसका, बिल्ली का कोट। इसका सिर छोटा होता है, हेड इज शॉर्ट। नेक्स्ट, 2 वाइट स्ट्रीक्स होते हैं, मतलब धारियां बनी हुई होती हैं, स्ट्रीक्स होते हैं ऑन द इनर एजेस ऑफ द आई, इनर एजेस ऑफ द आई, आंख के अंदर वाली एजेस में। इट्स लार्ज आईज मे बी अडेप्टेशन इज नॉक्टर्नल, बड़ी आंखें हैं तो ये कैसी है? नॉक्टर्नल बिहेवियर शो करती है। नॉक्टर्नल बिहेवियर का मतलब क्या होता है? ये रात को देख पाती है, रात में भी देख पाती है अंधेरे में। नॉक्टर्नल, जैसे उल्लू देख जी, पाता है, उल्लू दिन में नहीं देख पाता, बस नॉक्टर्नल बिहेवियर रात में में। ही देखते हैं। हाँ, पर लेकिन ये दिन रात दोनों में देख पाती है, नॉक्टर्नल बिहेवियर भी है इसका। ठीक है, अब जी मैम। सबसे इम्पोर्टेंट चीज पेपर में जो आ सकती है, IUCN में इसका स्टेटस क्या है? इट इज नियर थ्रेटेंड, खतरे पे है, इसलिए ये इसमें आई है, नियर थ्रेटेंड। ठीक, IUCN की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और क्या स्टेटस है इसका? नियर थ्रेटेंड, एंटी। अच्छा, इसी में एड ऑन कर लेते हैं इंफॉर्मेशन। दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली कौन सी है? बिगेस्ट कैट इन द वर्ल्ड, कैट इन द वर्ल्ड, वो है आपकी पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस, जिसे हम क्या बोलते हैं? टाइगर। वो सबसे बड़ी कैट है पूरे वर्ल्ड में। ठीक, वो कैट फैमिली जी में ही मैम। आती है। और जो साइबेरियन है वो उसकी सब स्पेशीज है, साइबेरियन टाइगर। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल यू कैन राइट इट, साइबेरियन, RIAN, साइबेरियन टाइगर, दैट इज पैंथेरा टिग्रिस एल्टाइका। यहाँ पे ये वाला टॉपिक भी एंड हो गया। नेक्स्ट, next is also relates to environment. Saffron reed tail
डैम सेल फ्लाई, सेफ्रॉन रिटेल डैम्स फ्लाई, ये क्या है? ये एक तरह से चींटी समझ लो, ठीक है, ये चींटी ही है। मैं इसको वो कर लूंगी ना तो मैं आपको सिस्टम पे भी दिखा पाऊंगी इनकी पिक्चर्स पीडीएफ बना के, ठीक है। तो जी मैम। ये है सैफरॉन रेड टेल डैम्स फ्लाई, एक तरह से चींटी है। और ये पहली बार कहाँ पे देखने को मिली है? फर्स्ट टाइम इन कर्नाटका अलोंग दी नेत्रावती रिवर, नेत्रावती रिवर। ये है हमारा रेफर्ड टू एज, इसको हम क्या और क्या बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम नेम इंडोस्टिका, इंडोस्टिका डैकिनिस, ठीक। सैफरन नाम क्यों बोला? सैफरन हम बोलते हैं किसको? केसर को, सैफरन केसर होता है। सैफरन नाम क्यों दिया इसे? क्योंकि इसकी बॉडी सैफरन कलर की है, भगवा भी बोलते हैं हम, तो इसकी बॉडी जो है वो क्या है? सैफरन की है, जी मैम। ठीक। ये इसकी फैमिली कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? ये प्लैटिस्टाइस्टीडाए, इसका मतलब होता है शैडो डैम्स फ्लाई, शैडो डैम्स फ्लाइज। इनके नाम देख के बेटा डर मत जाना, ये मत सोचना कितना खतरनाक नाम है, याद करने पड़ेंगे, कोई याद करने की ना जरूरत मैम, नहीं है। हैं? क्या हुआ? नहीं डरूंगा मैम, मैं बीएससी जूलॉजी से ही कर रहा हूँ। ओके ना, ग्रेट, तब तो तुम्हारे लिए इजी है, नाइस। जी मैम। ओके, तो ये क्या है? प्लैटिस टेस्डा शैडो डैम्स फ्लाई, ओके। नेक्स्ट जी इज, मैम। इसकी बॉडी कैसी होती है? सिलेंडर एंड डेलिकेट इंसेक्ट है ये, बहुत ज्यादा डेलिकेट इंसेक्ट। सिलेंडर का मतलब ये है कि मतलब पतली पतली लंबी लॉन्ग थिन बॉडी होती है इसकी, इसलिए सिलेंडर वर्ड यूज किया है यहाँ पे इसने। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रेयर स्पीशीज है ये, रेयर स्पीशीज है ये, एंडेमिक टू दी वेस्टर्न घाट्स, ये वेस्टर्न घाट्स के लिए एंडेमिक है इंडिया के अंदर। एंडेमिक मतलब ये पर्टिकुलरली वहीं पे मिलती है, तो वहीं इसका घर है, मेन घर वहीं पे है। जैसे मैं कह दूं मेरा मेन घर मध्य प्रदेश में है, तो आई एम एंडेमिक टू मध्य प्रदेश। सो रेयर स्पीशीज है ये, एंडेमिक कहाँ है? वेस्टर्न घाट्स, ओके। फिर है इसके बारे में, ये एक तरह से एरियल इंसेक्ट है, उड़ती है, एरियल इंसेक्ट है, ठीक। फिर उसके बाद ये कहाँ कौन से पानी में मिलती है? शैलो और फ्रेश वाटर हैबिटेट है इसका, फ्रेश वाटर हैबिटेट्स है इसका। और फ्लाई वीकली, मतलब हल्का फुल्का उड़ पाती है ये, फ्लाई वीकली इन कंपैरिजन टू, इन कंपैरिजन विद ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई की कंपैरिजन में ये हल्का फुल्का उड़ पाती है। ठीक है, डन, दिस टॉपिक इज डन। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू अहिल्या भाई होलकर, दिस इज अ हिस्ट्री क्वेश्चन अगेन। अहिल्या बाई होलकर, बेटा डेट वाइज इनको ना मेंटेन करके रखना नोट्स को। वैसे जी मैं मैम। डेट वाइज दूंगी पीडीएफ, डेट वाइज, जैसे फर्स्ट फैब है तो फर्स्ट के बाद हम सेकंड फैब का करेंगे ऐसे, ठीक है। ठीक है अहिल्या मैम। बाई होलकर
अहिल्याबाई होलकर इन कोलैबोरेशन विद, पहले अहिल्याबाई होलकर थी कौन, हम थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं। महारानी अहिल्याबाई होलकर पैदा हुई थी 31 मई 1725 में, 13 अगस्त 1795 तक रही। इनको होलकर क्वीन भी कहा जाता है, होलकर क्वीन ऑफ द मराठा मालवा रीजन, मराठा मालवा किंगडम, इंडिया के अंदर। इसको ये भी बोला जाता है। अंडर हिज रूल ही रियलाइज्ड शी वॉज मिलिट्री ट्रेन्ड, वो क्या थी, शी वॉज मिलिट्री ट्रेन्ड, वो मिलिट्री ट्रेन्ड थी। अंडर किसके अंदर ली थी उन्होंने, अंडर फादर इन लॉ, मीन्स अपने ससुर जी के अंदर, अंडर उन्होंने ली थी। जो उनके ससुर जी थे वो थे मल्हार राव होलकर, and armies into battle, लड़ाई की थी इन्होंने। शी अपॉइंटेड, इन्होंने अपॉइंट किया था, शी अपॉइंटेड तुकोजी राव होलकर as the chief of the army, ठीक है। ये डेली आती थी अपने ऑडियंस के पास, क्वालिटी है, पब्लिक ऑडियंस के पास आती थी उनकी प्रॉब्लम सुनने के लिए, टू हियर देयर प्रॉब्लम्स, ठीक है। फिर इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ज्यादा क्या था, जस्टिस फेयरली थी, सबके साथ न्याय करती थी, जस्टिस फेयरली थी। फिर इन्होंने क्या डिसीजन लिए, लैंडमार्क डिसीजन जिन्हें बोलते हैं, इन्होंने अपनी, जब ये रानी थी तो उन्होंने क्या किया, लैंडमार्क डिसीजन मतलब इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या लिए, रिमूवल ऑफ ट्रेडिशनल लॉ, जितने भी ट्रेडिशनल लॉ थे उन्हें हटाया। कॉन्फेस्टिकेटिंग का मतलब होता है जब्त करना, अपने अंडर में ले लेना। कॉन्फेस्टिकेटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ चाइल्डलेस विडो, जिसके बच्चा नहीं होता था, जिसे हम क्या बोलते थे हिस्ट्री में, सब्सिडरी अलायंस, राइट। सब्सिडरी अलायंस में क्या होता था कि जिसका अपना खुद की बेटा नहीं है, बच्चा नहीं है, हेयर नहीं है, खुद की औलाद नहीं है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती थी वो पहली बात तो राजा नहीं बन सकता था उसका, मतलब हस्बैंड के बाद कोई भी वो, और उसके बाद जो उसकी जो प्रॉपर्टी होती थी वो सारी जब्त कर ली जाती थी, वो सब्सिडरी अलायंस होता था। तो इसमें क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, रिमूवल ऑफ ट्रेडिशनल लॉ को हटाया और कन्फेस्टिकेट किया जो चाइल्डलेस विडो प्रॉपर्टी थी, मतलब जो विडो की प्रॉपर्टी को ले लेते थे जिसके बाद बच्चा नहीं होता था, उसको हटा दिया इन्होंने इसमें काम किया था। इन्होंने, इंपॉर्टेंट है टेक्सटाइल इंडस्ट्री महेश्वर में एस्टेब्लिश करी थी, और महेश्वर इज फेमस फॉर नाउ महेश्वरी साड़ीज, आज जो है बहुत ज्यादा फेमस है महेश्वरी साड़ीज, ठीक है। और इन्होंने जो है काशी विश्वनाथ टेम्पल बनारस के अंदर जो था उसे रिनोवेट किया था, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है 3-4 पॉइंट में डाल के, इन्होंने इसको क्या किया था, रिनोवेट किया था, ठीक। फिर उसके बाद रूलर इन्होंने अपने बाद वो बनाया था, यूनिक साड़ी है महेश्वरी साड़ीज। इसमें क्या होता है महेश्वरी साड़ीज में, बेटा इसमें एक्स्ट्रा लिख लो, यूनिक मतलब बहुत डिफरेंट, रिवर्सिबल बॉर्डर्स,
reversible borders done with a two-way weave, दो तरफ से बुना जाता था, called बुगडी। ये आ सकता है कि बुगडी किसके रेफर, बुगडी रेफर्स टू विच, तो 3-4 पॉइंट दिया जाता है। बुगडी रेफर्स टू महेश्वरी साड़ीज विच इज अ यूनिक रिवर्सिबल बॉर्डर, टू वे वीव की जाती थी। यहां से ये क्लियर है? मैम बुगडी क्या होता है? बेटा इसके महेश्वरी साड़ीज जो है ना, इसके जो बनाने का तरीका है उसको बुगडी बोलते हैं। तो अगर ये पूछा जाएगा अच्छा। महेश्वरी साड़ीज इज ऑल्सो नोन एज बुगडी, तो ये करेक्ट है। ठीक है, ओके मैम। महेश्वरी साड़ीज को ही हम बुगडी बोलते हैं। ठीक। जी और मैम। जो काशी विश्वनाथ मंदिर को उन्होंने रिनोवेट किया था वो 1780 में किया था, 1780 में। जी मैम। और इनको टाइटल्स मिला हुआ है, इनको टाइटल मिला है जॉन किए ने दिया, द ब्रिटिश हिस्टोरियन gave the queen the title of the philosopher queen, the philosopher queen, philosopher queen, दी फिलोसफर क्वीन का टाइटल जो दिया है वो जॉन किए ने दिया है। ठीक। और इसमें इंपॉर्टेंट ये भी हो गया, ये भी हो गया, तू जो राव, ठीक है, डन। ओके, लोक माता कृषि से ऑर्गेनाइज स्पेशल लेक्चर ऑन द लाइफ एंड लेगेसी देवी लीला। ओके, एक मिनट बेटा। फिर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें एक पॉइंट एड ऑन कर लेंगे हम यहाँ पे। IGNCA इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स इन कोलैबोरेशन विद, कोलैबोरेशन मतलब मिला के, इन कोलैबोरेशन विद, किसके साथ कोलैब किया है इन्होंने, लोक माता अहिल्याबाई त्रिशतवादी समारोह समिति ऑर्गेनाइज की गई है, किसके ऊपर, स्पेशल लेक्चर ऑन द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ देवी अहिल्याबाई होलकर, कि उनकी लाइफ क्या थी, उनकी लेगेसी क्या थी, मतलब उनकी क्या फिलॉसफी थी, कैसे वो लाइफ को डील करती थी, उसके ऊपर फिलोसफर बोला है इन्होंने, ब्रिटिश ने टाइटल दिया था। तो क्या उनकी लाइफ की फिलॉसफी थी, उसके बेसिस पे इन्होंने क्या किया है, कोलैबोरेशन बनाया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये कोलैबोरेशन नहीं पूछेगा, इसमें ये पूछेगा आपको कि अहिल्याबाई कहाँ है, किसको इन्होंने अपॉइंट किया, कहाँ की रानी थी और किसको अपॉइंट किया, इन्हें ये टाइटल मिला, 3-4 बातें इनके बारे में जो फेमस है वो लाइन दे दी जाएंगी। ऑप्शन 1 2 करेक्ट, 1 2 3 करेक्ट, 2 3 करेक्ट, या ऑल आर करेक्ट, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है। अब है ओशियन कोऑर्डिनेशन।
अब हम पढ़ रहे हैं ओशियन, तो हम ओशियन कोऑर्डिनेशन, इसमें टोटल 12 स्लाइड्स ही है बस, खाली क्या, हाँ यस ओवर, मतलब इसमें स्लाइड्स, ठीक है फाइन। ओशियन, बेटा मैं यहीं पे लिख रही हूँ, ये नेक्स्ट टॉपिक, ओशियन कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म, ओशियन कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म। अभी हम ओशन पढ़ भी रहे हैं तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। अंडर 10+ मैकेनिज्म क्या है, 10 year CLME plus strategic action program, CLME plus SAP बोला है स्ट्रैटेजिक एक्शन प्रोग्राम। कंट्रीज इन द वाइडर कैरेबियन, इनका ग्रुप है ये, कंट्रीज कहाँ पे लोकेटेड है, कंट्रीज इन वाइडर कैरेबियन, वाइडर कैरेबियन इन 2014। मैं इसको ये डिलीट कर देती हूँ। ये आपने लिख लिया बेटा? जी मैम लिख लिया मैंने। ठीक है, मैं आगे कंटिन्यू से मैं क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। ये कैरेबियन रीजन में है और इनका पर्पस क्या है, ये स्टैब्लिश क्यों हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है। टू establish sustainable management of marine resources, जितने भी मरीन एनिमल हैं जो पानी के अंदर रहते हैं उनको सस्टेनेबली मैनेज करना है, उनके लिए बना है। एम क्या है इनका, टू कोऑर्डिनेट एंड स्ट्रीमलाइन एक्शंस, कि क्या एक्शन ले सकते हैं, स्ट्रीमलाइन एक्शंस एड्रेसिंग क्रिटिकल मरीन इश्यूज। जो भी मरीन एनिमल्स, आजकल आपको पता है कि वाटर पॉल्यूशन के चक्कर में जो मरीन एनिमल्स हैं बहुत ज्यादा मर रहे हैं, तो उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए, मरीन इश्यूज के लिए, मरीन एनिमल के लिए इसको बनाया गया है। जैसे इश्यूज लाइक सस्टेनेबल फिशरीज, मछली पालन लोग करते हैं, वो कैसे करना है, सस्टेनेबल फिशरीज। इकोसिस्टम को देखना है, पॉल्यूशन कंट्रोल, के गंदगी ना हो, पॉल्यूशन कंट्रोल करना है पॉल्यूशन को। ब्लू कार्बन डेवलपमेंट, मतलब सब में हमें क्या करना है, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, एनवायरनमेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड के कंटेंट को हटाना है। मरीन के लिए स्पेशल प्लानिंग करनी है, स्पेशल प्लानिंग, और establishment of मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, ऐसे एरियाज को बनाने हैं जो कि मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज हो, कि मरीन एनिमल्स वहां पे प्रोटेक्टेड हो, कोई भी इंसान वहां पे कोई ने हार्म ना पहुंचा सके। अच्छा, इसे फंडिंग कौन कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इसे पैसा कौन दे रहा है, तो फंडिंग कौन प्रोवाइड कर रहा है, GEF। GF क्या होता है, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी। और इसके अंडर इन्होंने एक प्रोजेक्ट चला रखा है, वो इंपॉर्टेंट है, थ्रू दी $15 मिलियन
15 मिलियन यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, फुल फॉर्म लिख लेना यूएनडीपी की, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, जीईएफ, प्रो केरिबी, ये प्रोजेक्ट का नाम है, PROCARIBE प्लस, प्लस का साइन है, प्रो कैरिबी प्लस प्रोजेक्ट फॉर किस पीरियड के लिए, 2024 से 2028 तक। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ब्लू इकोनॉमी की बात करता है। अच्छा, नेक्स्ट में मैं डिलीट कर दूं, नेक्स्ट में जी मैम डिलीट कर दीजिए। ओके। फिर है नेक्स्ट में इसकी इंपॉर्टेंस है IOC, इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस, पेरिस में है, फ्रांस के अंदर। ठीक। अच्छा, यूनेस्को की फुल फॉर्म भी लिख लो एक बार, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनाइटेड नेशन, ये भी इस पे काम करती है, एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया हमारा। फिर है हमारा इसके बाद माइक्रोप्लास्टिक, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है आजकल। लास्ट टॉपिक बचा है माइक्रोप्लास्टिक इसका, ठीक है, ये और कंप्लीट कर लेते हैं। माइक्रोप्लास्टिक, जो प्लास्टिक स्मॉलर देन 5 mm होगा उसको हम माइक्रोप्लास्टिक बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा मोबाइल होता है, मोबाइल मतलब आप इजीली ले जा सकते हो, इधर उधर से चला जाता है, एंड हार्ड टू रिमूव फ्रॉम नेचर, आप नेचर से रिमूव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, हार्ड टू रिमूव, क्योंकि ये हर एक चीज में होगा, छोटा सा, क्योंकि माइक्रो है, बहुत छोटी चीज है, तो हर एक चीज में ये होगा। तो ये बहुत ज्यादा मोबाइल है और हार्ड टू रिमूव है फ्रॉम नेचर से। दो कैटेगरी होती है प्लास्टिक की, एक प्राइमरी प्लास्टिक होता है और एक होता है सेकेंडरी। तो प्राइमरी में क्या होगा, प्राइमरी प्लास्टिक में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, टाइनी पार्टिकल्स हैं, वो कमर्शियल यूज के लिए बनाए जाते हैं, टाइनी पार्टिकल फॉर कमर्शियल यूज, ठीक है। जैसे मेकअप के सामान में, कॉस्मेटिक्स में यूज होता है, ठीक है, क्लोथिंग में यूज होता है, टेक्सटाइल में यूज होता है, जो फिश के नेट्स होते हैं उनमें, फिशिंग नेट्स में यूज होता है, वो सब क्या होता है, हमारा प्राइमरी प्लास्टिक होता है, ठीक। जो एंटर कर जाता है इन्वायरमेंट में प्रोडक्ट्स के थ्रू, जैसे कपड़े मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो किसी भी चीज की, वॉशिंग के टाइम पे माइक्रोप्लास्टिक है, शैम्पूस वगैरह में भी यूज होता है आपके, तो लिप कलर वगैरह में, इन सब में यूज होता है, तो वो बहुत ज्यादा नेचर से हटाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसको हम प्राइमरी प्लास्टिक बोलते हैं। और सेकेंडरी जो है, दूसरा है हमारा सेकेंडरी। सेकेंडरी कौन सा प्लास्टिक होता है, सेकेंडरी प्लास्टिक जो होता है वो ब्रेक, बड़े वाले आइटम्स होते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर प्लास्टिक
आइटम्स, जो बड़े प्लास्टिक के आइटम्स होते हैं, जैसे वाटर बॉटल्स वगैरह हो गई, जो बड़ी बड़ी चीजें हो गई वो हो गई, इसको हम सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक बोलते हैं। अभी ये इन्वायरमेंट में क्या इफेक्ट कर रहा है, ये तो सबको पता है, आपको भी पता है, डू नॉट बायोडिग्रेड, ये सड़ता नहीं है, मतलब ये मिनरल्स फॉसिल फ्यूल्स नहीं बनते, ये ऐसे के एज इट इज नेचर में रहते हैं। इसकी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो पानी में रहते हैं, उनको प्रॉब्लम है। उसके अलावा क्या होता है, जो फूड चेन के अंदर क्या हो जाता है, बायो एक्यूमुलेशन हो जाता है। बायो एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है कि जब जैसे ग्रास है, ग्रास को रैबिट खा रहा है, रैबिट को कोई और खा रहा है, रैबिट को फिर उसके बाद कोई जो रैबिट को खा रहा है उसके ऊपर कोई और खा रहा है, फिर फाइनली इंसान खा रहे हैं सपोज किसी भी जानवर को, तो उससे क्या होता है, जो यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर हुआ वो क्या हो जाएगा, जो टॉप लेवल कंज्यूमर होगा, जो सबसे ऊपर खा रहा होगा, उसके अंदर एनर्जी के सबसे ज्यादा इकट्ठी हो जाएगी, उसे बायो मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, बायो एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो इकोसिस्टम में क्या लाता है, टॉक्सिक केमिकल्स लाता है, वो जो कि हैजार्डियस होते हैं हेल्थ के लिए। ठीक, इसमें है माइक्रोप्लास्टिक, रोड पार्किंग, केयर प्रोडक्ट, इंजीनियर प्लास्टिक में यूज होता है। अब कौन कौन सी कंट्रीज ने ये बैन कर दिया है, ये इंपॉर्टेंट है माइक्रोप्लास्टिक को। जो नीदरलैंड है वो सबसे पहली कंट्री थी जिसने माइक्रोप्लास्टिक को क्या कर दिया था, बैन कर दिया था, कॉस्मेटिक्स में 2014 के अंदर। ठीक, उसके बाद है आपकी ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद आपकी है कनाडा, उसके बाद आपकी है इटली, उसके बाद आपकी है कोरिया, देन न्यूजीलैंड, फिर उसके बाद है हमारा स्वीडन, फिर उसके बाद है हमारी यूके, फिर उसके बाद है हमारी यूएस। ठीक, तो इंडिया में क्या बैन है माइक्रोप्लास्टिक? नहीं, इंडिया में माइक्रोप्लास्टिक अभी तक बैन नहीं है, मैनेजमेंट रूल्स में नहीं लिखा हुआ है, बैन है सिंगल यूज प्लास्टिक में, और बाकी में बैन नहीं है। तो इंडिया में अगर बैन पूछा जाएगा तो किस पे बैन है, सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन है, सिंगल यूज प्लास्टिक पे क्या है, इंडिया में बैन है। ठीक है, ये आपका आज का करंट अफेयर था, आज की डेट का, मतलब 1 फरवरी का। कुछ और ऐड ऑन होगा तो मैं पीडीएफ में और डाल दूंगी, पीडीएफ मिलेगी आपको, उसकी फॉर्म में मिलेगा। अगर कोई डाउट हो आदित्य पूछ लो बेटा। नहीं मैम, कोई डाउट नहीं है। सब क्लियर है? तो एक बार रिवाइज कर लेना सारा कुछ, ठीक है? कोई जी प्रॉब्लम आए तो क्लास में मेरे से पूछ लेना, कोई भी दिक्कत आए तो, ठीक है? ठीक है मैम। ओके बेटा, ठीक है, ठीक है मैम। ओके बेटा।